हेलो नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जब मैं लिंकिंग ऐप पर गाइडेंस क्लासेस ले रहा था ना, तो कई स्टूडेंट का अक्सर ये सवाल होता था कि सर, जब हम लोग ये एनरोलमेंट करवा देते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो क्या उसके बाद हमको एडवोकेट बार एसोसिएशन के अंदर भी मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है क्या? और वहाँ पे एक तरीके से आप कह दीजिए कि ये कहना पड़ता था कि भाई कुछ अलग अलग स्टेट बार एसोसिएशन ने अपने अलग अलग तरीके हैं जो बना रखे हैं। कुछ बार एसोसिएशन ये कहती है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे जब तक आप मेंबरशिप नहीं लोगे ना, तब तक आप इस कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और कुछ ने थोड़ा लिबर्टी है जो दे रखा था। तो आज मेरे हाथ में एक इंपॉर्टेंट केस लगा, तो मुझे लगा कि भाई ये जरूरी बात है कि मैं आपको बकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ में ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो एक्सप्लेन कर सकूं। तो आइए जरा डील करते हैं। ये है, वैसे जजमेंट तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट का है, लेकिन हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट को भी क्या करते हैं, अपने साथ में एनरोल कर लेते हैं। तो अब जरा आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बात क्या है। हुआ ये कि एक 35 साल के वकील साहब, 35 ईयर्स ओल्ड, इनका नाम है विजय गोयल। अब ये पेशे से एडवोकेट है, ऑब्वियसली बात है। तो इन्होंने क्या किया, तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर एक रिट पिटीशन है जो फाइल करी। अब ये ऐसा इन्होंने क्यों किया? ये जो रिट पिटीशन फाइल करी, इसमें इन्होंने पार्टी बनाया आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ में तेलंगाना की जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, पार्टी है जो बनाया, किन्होंने, विजय गोयल जी ने। अब इनका ये कहना है कि भाई जो हमारा मेन एक्ट है वो है एडवोकेट एक्ट, यानी कि जो हमारा पेरेंटल एक्ट है वो क्या हो गया, एडवोकेट एक्ट है जो हो गया। अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है कि आप क्या कर सकते हो, एडवोकेसी के स्टैंडर्ड के लिए रूल्स बना सकते हो। यानी कि पेरेंट एक्ट हो गया एडवोकेट एक्ट, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया कौन सा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक बात है यहाँ पे। तो फिर ये बार एसोसिएशन कौन होती है जो हमें ये कह रही है कि तुम्हें हर साल इतना रिकरिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इतनी मेंबरशिप फी है जो देनी पड़ेगी, हम सर्टिफाई नहीं करेंगे, तुम आगे जाके वर्किंग नहीं कर सकते, तुम्हारी एडवोकेसी अगर डील करनी है तो हमसे रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब उन्होंने अपने भाव जो हैं अपनी पिटीशन के अंदर मेंशन है जो किए। आप एक तरीके से कहें तो सीधे तौर पर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी ही है, इस बात को डायरेक्टली चैलेंज किया गया। ठीक है, तो मामला पहुंचा यहां पे तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर। अब हाईकोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व किया, और सारी बातों के साथ साथ मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये है वो मेन जजमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको यहां पे समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। देखो जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2015 के अंदर नियम बना रखे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स 2015। भारत के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हर एडवोकेट को इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है, वरना आपकी सनद के ऊपर कब क्वेश्चन मार्क या कब आपत्ति लग जाएगी पता नहीं चलने वाला। सी तो ये रूल्स बनाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन रूल्स के अंदर एक रूल है, रूल नंबर 6, जो कि उसके चैप्टर नंबर 2 से कनेक्टेड है। अब ये रूल 6 एक क्या कहता है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप यहां पर इस पर्टिकुलर कानून के रूल नंबर 6 को ऑब्जर्व है जो करेंगे, तो इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई आपको बार एसोसिएशन को क्या करना है, ज्वाइन है जो करना है। अब बार एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, चलो ठीक बात है, लेकिन क्या इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तो ये रूल 6 है, बकायदा इस जजमेंट के अंदर इसका एब्स्ट्रैक्ट है जो दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, एन एडवोकेट आफ्टर हैविंग ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट अंडर सेक्शन 22 ऑफ एडवोकेट एक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ बार। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहां पे बार का मतलब बार एसोसिएशन, जहां पे वो ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है जो करता है। लेकिन सपोज करो कि अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता, इफ एनी एडवोकेट डज नॉट इंटेंड टू बी मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन जो कि रिकॉग्नाइज है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन नंबर 2 एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 2 में यह है कि उसको पहले तो स्टेट बार काउंसिल को इंटीमेट करना है कि भाई मैं किसी भी बार एसोसिएशन के अंदर खुद को एनरोल नहीं करूंगा। साथ ही साथ में उसको यह बताना है कि वो एक तरीके से खुद के बेनिफिट के लिए, बेनिफिट्स ऑफ एनी वेलफेयर स्कीम फ्लोटेड बाय द स्टेट बार काउंसिल या फिर लोकल बार एसोसिएशन, तो वो कौन से दूसरे बेनिफिट है जो ले पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि बार एसोसिएशन जो है कई बार एक प्रोटेक्टर की तरह भी काम है जो करती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी एडवोकेट के साथ गलत हुआ है तो पूरी बार एसोसिएशन जो उसके साथ में
खड़ी रह जाती है। एसोसिएशन का मतलब एक यूनियन। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19(1)(c) के बारे में बताना चाहता हूं। इसका मतलब होता है कि आप भारत के अंदर, भारत का कोई भी सिटीजन जो है वो एसोसिएशन बॉडी वगैरह क्या कर सकता है, फॉर्म है जो कर सकता है, बराबर। तो यहां पर क्या होता है, एसोसिएशन एक तरीके से जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी तो उसके अंदर एडवोकेट को चैम्बर अलॉटमेंट एसोसिएशन के नियम कायदों के तहत है जो डील किया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई वेरिफिकेशन करना है, बकायदा इस जजमेंट के अंदर जो वापस रेस्पोंडेंट पार्टी ने अपना पक्ष रखा ना, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो एसोसिएशन के मेंबरशिप इसलिए जरूरी है ताकि जेन्युइन और फेक एडवोकेट के बीच में डिफरेंस भी कर सकें। तो एसोसिएशन के सीनियर वकीलों को पता रहता है कि भाई ये जो वकील साहब हैं ये हमारी ही एसोसिएशन के पार्ट हैं कि नहीं है वगैरह वगैरह, इसलिए हमने एसोसिएशन की मेंबरशिप को इस तरीके से इंपोज है जो कर रखा है। लेकिन कहीं पर भी ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब मैं यहां पर आपको दो नियमों के बारे में बताना चाहता हूं जिसका जिक्र यहां पर है जो हो रखा है। पहला नियम आपके बीच में है ये वाला, कौन सा, एक केस आया था गौरव कुमार के केस ने, ये 2023 का मामला है। इसने कहा था कि कभी भी कोई भी डेलीगेटेड कानून जो है ना वो पेरेंटल कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी कि बार काउंसिल के जो रूल्स हैं वो एडवोकेसी के एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। और एडवोकेसी एक्ट ही कहता है कि आपको एनरोल होना है, ठीक है, और आपका सीओपी आ गया तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से प्रैक्टिस है जो कर सकते हो। अच्छा देखो, सीओपी जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे तो ही आपको सीओपी मिल पाएगी। हालांकि आप क्या कर सकते हो, 2 साल की अंडरटेकिंग देकर एआईबी एग्जाम को क्रैक करने से पहले भी प्रोविजनल बेसिस पर अपनी एडवोकेसी को डील कर सकते हो। नाउ सी, अब यहां पर एक तो ये जजमेंट और दूसरा जजमेंट है आपके दमयंती वाला। इस केस में ये कहा गया था कि किसी भी एसोसिएशन का पार्ट होने के अधिकार के अंदर एसोसिएशन का पार्ट का शामिल नहीं होना ये भी शामिल है। ये भी क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब राइट टू चूज एन एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू चूज एन एसोसिएशन। ये बात कही की थी दमयंती वाले केस के अंदर। तो वकील साहब ने कहा कि इन्होंने, आपके विजय जी गोयल, इन्होंने कहा कि भाई मेरी मर्जी में ज्वाइन करूं या ना करूं। अब लॉजिकली या लीगली देखा जाए तो बात यहां पर जस्टिफाइड हो रही है कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, अगर बंदा नहीं ज्वाइन करना चाहता मत करने दो उसको। अब ये मैटर पूरा सुना गया और इस पर्सन ने चैलेंज किया कि ये जो रूल नंबर 6 है आपके बार काउंसिल के 2015 नियमों का, जिसके तहत बार एसोसिएशन को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, ये नियम असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया वो आपके सामने ये रहा। अटेंशन प्लीज, अब जरा इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे समझना। मैं इस वीडियो का एंड पार्ट आपके सामने डील है जो करने जा रहा हूं। देखो, हाईकोर्ट ने जो अपनी बात कही वो 3 पॉइंट के अंदर कही, 1, 2 और 3। इन तीनों पॉइंट्स में आने से पहले आप लोगों को एक जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं। लिंकिंग ऐप पर हम लोग पूरे भारत के अलग अलग स्टेट के जुडिशरी सेगमेंट को डील करते हैं और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को भी डील जो करते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए आपके पास में अफोर्डेबल प्राइसिंग का ऑप्शन है जो अवेलेबल है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर सिविल जज बनना चाहते हो, अगर बेरेट के हर एक वर्ड्स के ऊपर अपनी कमांड क्रिएट करना चाहते हैं और डायग्रामेटिक तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए अपने सिलेबस और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। 3 इयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, इस प्राइस पर या ईएमआई के अंदर 4 ईएमआई के इस प्राइस पर आप ज्वाइन जो कर सकते हैं। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास में रहेगा, आपको ई एक्सेस मिलेगा स्टडी मटेरियल का, आपके साथ में 36 मंथ का ड्यूरेशन है वगैरह, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। और साथ ही साथ में आपको एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का एक्सेस भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और अगर आप चाहें कि एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास में ऑप्शन है। अभी आप लोगों के लिए बहुत ही किफायती, यानी कि 3499 के अंदर आप 3 मंथ के अंदर 150 एक्सेस जो है, वीडियो जो है वो एक्सेस कर सकते हैं एडवोकेसी गाइडेंस के रिगार्डिंग। अब आइए जरा वापस इस मेन जजमेंट पे। तो क्या होता है इस केस में, 3 बातें उन्होंने कही जो कि हर एक यंग एडवोकेट को पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये, मेंबरशिप इन अ बार एसोसिएशन जो है वो वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। पहला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति इसकी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करता है तो इसका एडवोकेसी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक पर्सन बिना एसोसिएशन की मेंबरशिप ज्वाइन किए भी क्या कर सकता है, एक तरीके से एडवोकेसी कर सकता है। और तीसरा, बार एसोसिएशन जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, एनी डिटर्मिनेटिव और रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द राइट टू प्रैक्टिस। तो बार एसोसिएशन ऐसा कोई भी ऑर्डर फरमान नहीं निकालेगी जो कि क्या करे, किसी भी पर्सन के राइट टू प्रैक्टिस को प्रभावित है जो करे। तो ये बहुत ही अपने आप में आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, भले ये हाई कोर्ट का हो, लेकिन हाई कोर्ट ने जजमेंट ओवरऑल सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर है जो दिया है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि भाई ये
अच्छा, ये जजमेंट की कॉपी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए आप लिंकिंग ऐप डाउनलोड करना, उसके अंदर लिंकिंग पब्लिकेशन में मैंने फ्री पब्लिकेशन का ऑप्शन दे रखा है, वहां पे जजमेंट करके एक फोल्डर है, उसके अंदर इस जजमेंट की आपको ये जो ऑफिशियल कॉपी है ये मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहिए। अच्छा जजमेंट है, संविधान के फंडामेंटल राइट को लिंक करते बहुत सारी बातें यहां जो बताई गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। एसोसिएशन की मेंबरशिप एक एडवोकेट होने के नाते हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जो क्या कहता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में क्या एसोसिएशन आपके वेलफेयर के लिए वाकई में काम करती है या सिर्फ कागजों के अंदर काम ही जो चल रहा है, जब इलेक्शन होते हैं तभी वहाँ के जो मेंबर्स हैं हमारे बीच में अवेलेबल है जो हो जाते हैं, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कई सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग अनुभव है जो देने का काम करेगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद लिंकिंग लॉस, इसी तरह की और भी कई सारी लीगल अपडेट आपके बीच में मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।